नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर साधा निशाना और कहा यूपी में 80 तो छोड़िए, आधे सीट जीतने के भी भाजपा को पड़ जाएंगे लाले। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की अपील, पीएम मोदी ने किया आचार संहिता का उल्लंघन, करें कार्रवाई। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड भ्रष्टाचार का नमूना, दीपक बैज बोले चुनावी चंदा घोटाला के लिए बीजेपी की मान्यता हो रद्द। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन का बड़ा बयान, कहा हम चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। और खबर में आगे आपको बताएंगे कि स्मृति ईरानी के लोकसभा क्षेत्र अमेठी के गांव में नहीं बनी सड़क तो ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का कर दिया ऐलान। और इसी के साथ राहुल गांधी को याद कर रहे हैं अमेठी के लोग। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले यूपी में 80 तो छोड़िए, आधे के भी लाले पड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि पार्टी चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रही थी। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर चुकी है और सभी प्रदेशों में उम्मीदवारों के नाम भी लगभग तय हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगले 1-2 दिनों में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कांग्रेस पार्टी कर देगी। वहीं दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार होने वाली है। ना तो मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और ना ही 400 सीटें जीत पाएंगे। प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और हर स्तर की मीटिंग भी हो चुकी है और जल्द ही पूरे प्रदेश में उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाएगी। प्रमोद तिवारी ने कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 तो छोड़िए 40 सीट यानी कि आधे के भी लाले पड़ जाएंगे। और जिस प्रकार से अभी इलेक्टोरल बॉन्ड निकला है, जनता इंतजार कर रही थी नोटिफिकेशन का और अब खुलकर विरोध करेगी। अधूरे मंदिर का निर्माण कराकर प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, आखिरकार इतनी जल्दी क्या थी? तो दोस्तों, अधूरे मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा कराई गई उसको भी मुद्दा बनाया है यहाँ पर प्रमोद तिवारी ने। इसी के साथ बेरोजगारी और महंगाई को बड़ा मुद्दा बताते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा है कि जनता केवल आचार संहिता लगने का इंतजार कर रही थी, अब खुलकर विरोध करेगी। और भाजपा जो 80 सीटों का ख्वाब उत्तर प्रदेश में देख रही है, उसके लिए आधी सीटें यानी कि 40 सीटें जीतने भी यहाँ पर उसके भी लाले पड़ सकते हैं। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी ने किया आचार संहिता का उल्लंघन, जिस पर हो कार्रवाई, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कर दी अपील। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही देश में आदर्श आचार संहिता लग चुका है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की शक्ति को लेकर दिए गए बयान को धार्मिक मोड़ देने के लिए कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता जी निरंजन ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को सोमवार को लिखे पत्र में कहा है कि राहुल गांधी ने बुरी शक्तियों के खिलाफ जंग की बात की थी, लेकिन पीएम मोदी ने इसे धार्मिक मोड़ दे दिया। पीएम मोदी ने लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की और ये चुनावी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि पीएम मोदी को इस तरह से सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से रोका जाए। वहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने रविवार को अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन समारोह में भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति और हम लोग उस शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। बाद में राहुल गांधी ने कहा था कि हम लोग जिन शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे हैं वो है ईवीएम, ईडी और सीबीआई, और मुझसे हिंदुस्तान की आवाज़ निकली है। देश को बांटने का मंसूबा रखने वाली शक्तियां इंडिया ब्लॉक की शक्ति को कभी नहीं हरा सकती है। मोहब्बत के इस देश में एक बार फिर नफरत हारेगी और इंडिया ब्लॉक जीतेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में कांग्रेस पर हमला बोला और पीएम ने कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि फैसला 4 जून को हो जाएगा, कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि इसी बयान के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि लोगों की धार्मिक सद्भावना को बिगाड़ने का प्रयास इस बयान से किया गया है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड भ्रष्टाचार का नमूना। दीपक बैज बोले चुनावी चंदा घोटाला के लिए बीजेपी की मान्यता हो रद्द। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत गर्म है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मंगलवार को प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान करने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई को बीजेपी का वसूली एजेंट बना दिया है। जहां चुनाव होते हैं वहां के विपक्षी दलों नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। ईडी की ओर से षड्यंत्र रचा जाता है और चुनाव के समय पूरे देश में यही स्थिति है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ईडी, सीबीआई, आईटी व्यापारिक घरानों, उद्योगपतियों के यहां छापा मारती है और उसके बाद भाजपा को चंदा देने दबाव बनाया गया और हजारों करोड़ रुपए वसूला गया। सरकार प्रायोजित अवैध वसूली का इससे बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। सरकार जिसकी लोगों के जान माल के संरक्षण देने की कानून जवाबदारी होती है, उसी ने केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से वसूली किया। मोदी सरकार ने ईडी, आईटी, सीबीआई को अपना गुर्गा बना लिया है। दोस्तों, ये सारे आरोप लगाए हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन का बड़ा बयान, कहा हम चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। जी दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने मंगलवार को कहा है कि पार्टी चाहती है कि लोकसभा चुनाव सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की चालें निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं को नष्ट कर रही हैं। राज्यसभा में टीएमसी के नेता ने कहा कि क्या बीजेपी लोगों का सामना करने से इतनी घबरा गई है कि वो निर्वाचन आयोग को अपनी पार्टी के कार्यालय में बदल रही है। और उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि बीजेपी की गंदी चालें भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं को नष्ट कर रही है। क्या बीजेपी लोगों का सामना करने से इतनी घबरा गई है कि वो विपक्ष को निशाना बनाने के लिए ईसीआई को पार्टी के कार्यालय में बदल रही है। उन्होंने कहा कि निर्वाचित राज्य सरकारों के अधिकारियों के तबादले, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए हम उच्चतम न्यायालय की निगरानी में 2024 का चुनाव चाहते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव, स्मृति ईरानी के लोकसभा क्षेत्र अमेठी के गांव में नहीं बनी सड़क तो ग्रामीणों ने किया चुनाव के बहिष्कार का ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी के लोकसभा क्षेत्र अमेठी के गौरीगंज तहसील स्थित एक गांव में सड़क का निर्माण नहीं होने से नाराज स्थानीय लोगों ने आगामी लोकसभा के चुनाव में मतदान के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट, जो कि कांग्रेस की पारंपरिक सीट थी, जहां से लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी जीत रहे थे और इससे पहले राहुल गांधी भी कई बार जीत चुके हैं, वहां से राहुल गांधी को हटाने के बाद स्मृति ईरानी वहां पर सांसद बनी थी। लेकिन अब जब चुनाव करीब है, ऐसे में स्मृति ईरानी के लोकसभा क्षेत्र में लोग चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनके गांव को सड़क नहीं मिली है। और आपको बता दें कि इससे पहले एक खबर ये भी आई थी, जहां पर अमेठी में कोने कोने पर पोस्टर लगे थे कि राहुल गांधी जी, आप कृपया यहां आकर के चुनाव लड़िए, आपको ऐसा जीत दिलाएंगे जो अभी तक किसी को नहीं मिला होगा, रिकॉर्ड तोड़ जीत आपको हम देंगे और हमसे भूल हो गई थी 2019 में, आप आ जाइए, आपके बिना अमेठी सुना है। इस प्रकार के पोस्टर लग रहे थे अमेठी में। और अब आपको बता दें कि सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पशुपति पारस के इस्तीफे के बाद बोले तेज प्रताप यादव, महागठबंधन में आने पर उनका करेंगे स्वागत, अच्छा किया हमने एनडीए छोड़ दिया। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस द्वारा केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने पर आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि एनडीए में तो नाइंसाफी होती ही है, महागठबंधन में आने पर पशुपति पारस का करेंगे स्वागत। तेज प्रताप यादव ने कहा कि अच्छा किया कि उन्होंने एनडीए छोड़ दिया, उनको तो बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था, यह अच्छा निर्णय है। वहीं पशुपति पारस के आरजेडी में आने के सवाल पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे। बता दें कि बिहार में सीट बंटवारे को लेकर नाराज चल रहे केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख पशुपति कुमार पारस मंगलवार को केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है और इसके साथ ही पारस ने एनडीए से अपना नाता तोड़ दिया है। पशुपति पारस ने कहा है कि 5-6 दिन पहले मैंने प्रेस वार्ता में कहा था कि मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक एनडीए सीटों की घोषणा नहीं करती। मैंने बहुत ईमानदारी से एनडीए की सेवा की। पीएम मोदी देश के बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी और व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, इसीलिए मैं केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। तो दोस्तों,
बिहार जहां से इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल जेडीयू ने इंडिया गठबंधन से अलग होकर सुर्खियां बनाई थी, अब उसी बिहार से एक ऐसी खबर आ रही है जिससे पता चल रहा है कि एनडीए में भी सेंध लग चुकी है और एनडीए भी कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है बिहार में। और इंडिया गठबंधन ने साबित कर दिया है कि नीतीश कुमार के चले जाने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि जिस प्रकार से पटना के गांधी मैदान में राहुल गांधी और लालू यादव को सुनने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा था, उसने कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि बिहार के मन में क्या है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नारी शक्ति का नाम लेकर बात को घुमाना जानते हैं पीएम। विनेश फोगाट बोली मोदी जी है पीएम है स्पिन मास्टर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने और बातों का अर्थ बदलने के आरोप लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर चर्चा हो रही है। लोग राहुल गांधी की पूरी भाषण डालकर सच्चाई बताने में लगे हैं। पीएम मोदी पर देश की जनता का ध्यान भटकाने के आरोप भी लग रहे हैं। इधर महिला पहलवान विनेश फोगाट ने भी पीएम मोदी के नारी शक्ति वाले बयान पर सवाल उठा दिया है। फोगाट ने कहा कि प्रधानमंत्री स्पिन मास्टर हैं और वो बातों को अच्छी तरह घुमाना जानते हैं। उन्होंने अपने एक्स हैंडल के माध्यम से पीएम मोदी पर निशाना साधा और उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री जी तो स्पिन मास्टर हैं, अपने प्रतिद्वंदियों के भाषणों का जवाब देने के लिए महिला शक्ति का नाम लेकर बात को घुमाना जानते हैं। विनेश ने आगे लिखा कि नरेंद्र मोदी जी हम महिला शक्ति की असल सच्चाई भी जान लीजिए। महिला पहलवानों का शोषण करने वाला बृजभूषण फिर से कुश्ती पर काबिज हो गया है। उम्मीद है आप महिलाओं को बस ढाल बनाकर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि देश की खेल संस्थाओं से ऐसे अत्याचारियों को बाहर करने के लिए भी कुछ करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि शक्ति को लेकर कुछ बयान दिया था राहुल गांधी ने, जिसका पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इसको एक तरीके से एक नया मुद्दा बनाने का प्रयास किया। लेकिन अब विनेश फोगाट के इस ट्वीट ने कहीं ना कहीं बड़े सवाल भाजपा पर खड़े कर दिए हैं कि क्या नारी शक्ति जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके और महिलाओं का भरोसा जीत के केवल चुनाव ही जीतना एक लक्ष्य है, या फिर महिलाओं की जो असली सच्चाई है, जो महिला शक्ति की असल सच्चाई है, उस पर भी कुछ गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। और बृजभूषण पर फिर से उन्होंने आरोप लगा दिया है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि पीएम मोदी को यहां पर लोकसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी ने लिख दिया है खत। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों के भर्ती में 6000 से ज्यादा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की कथित अनदेखी के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में पीएम मोदी से ओबीसी और एससी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए न्याय सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। और 9 मार्च को भेजे गए पत्र में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। राहुल गांधी ने चयनित उम्मीदवारों की श्रेणी वार सूची के साथ साथ उनकी ओर से प्राप्त अंकों की डिटेल भी सार्वजनिक करने की मांग की है। जुलाई 2020 में ये मुद्दा राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सामने लाया गया था, जिसने जांच की और सीटों के आवंटन में विसंगतियों की पहचान की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर खड़गे ने केंद्र पर साधा निशाना, बोले मोदी की गारंटी का वही हश्र होगा जो इंडिया शाइनिंग का हुआ था। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा कि देश बदलाव चाहता है तथा इस लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की गारंटी का वही हश्र होगा जो वर्ष 2004 में इंडिया शाइनिंग नारे का हुआ था। उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में ये भी कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के घोषणा पत्र को घर घर तक लेकर जाना होगा। कार्य समिति ने खड़गे को लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र को मंजूरी देने और इसे जारी करने की तिथि निर्धारित करने के लिए भी अधिकृत किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और झटका, गुजरात के बीजेपी एमएलए ने दिया इस्तीफा, आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में भाजपा के विधायक केतन इनामदार ने अंतरात्मा की आवाज सुनकर मंगलवार को राज्य विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और कहा कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। वहीं इनामदार ने यह भी कहा कि उनका कदम दबाव की रणनीति नहीं है और वडोदरा जिले की सावली सीट का तीसरी बार विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे इनामदार
इनामदार ने विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी को अपना त्याग पत्र सौंपा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीओ से लेकर डीएमएसपी तक सपा के निशाने पर और इस जिले में धांधली का शक, चुनाव आयोग से हटाने की मांग। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और समाजवादी पार्टी को मैनपुरी में चुनाव के दौरान धांधली की आशंका है। ऐसे में सपा ने सोमवार को चुनाव आयोग पत्र भेजकर डीएमएसपी, एडीएम, एसडीएम, सीओ, इंस्पेक्टर करहल को हटाने की मांग की है। इन अधिकारियों पर विरोधी पार्टियों के लिए काम करने का आरोप लगाया गया है और इसके लिए पार्टी के 3 पत्र पार्टी ने जारी किए हैं और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी डाले हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ को पत्र भेजा, जिसमें मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में धांधली के लिए पुलिस अधिकारी की नियुक्ति किए जाने के आरोप लगाए गए हैं और आरोप लगाया गया है कि मैनपुरी लोकसभा चुनाव में 2 अपर पुलिस अधीक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं, जबकि पूर्व के चुनावों में एक ही अपर पुलिस अधीक्षक कार्यरत थे। इससे धांधली की आशंका है और इस पर दूसरे अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार प्रथम को हटाने की मांग सपा प्रदेश अध्यक्ष ने की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव ने दिए संकेत, स्वामी प्रसाद मौर्य और वरुण गांधी को दे सकते हैं टिकट। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में पार्टी से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा से टिकट देने के संकेत दिए हैं और अखिलेश यादव वरुण गांधी को भी टिकट दे सकते हैं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट देने के सवाल पर कहा कि क्या स्वामी प्रसाद कभी सपा छोड़कर गए थे। वहीं जब उनसे पूछा गया कि आपने स्वामी प्रसाद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया तो वो बोले कि हमारी कमेटी विचार कर रही होगी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। बीते दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव को लेकर नर्म रुख अपनाते हुए कहा था कि उन्हें अखिलेश यादव से कुछ भी शिकायत नहीं है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश को बड़ा झटका, अली अशरफ फातमी ने छोड़ दी जेडीयू। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा पत्र भेजा और कहा कि नैतिक मूल्यों की वजह से वो जेडीयू छोड़ रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक बीजेपी में बगावत, पीएम मोदी की रैली में शामिल नहीं हुए ईश्वरप्पा निर्दलीय चुनाव लड़ने पर अड़े। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले कर्नाटक बीजेपी में बगावत होती नजर आ रही है। हावेरी सीट से इलेक्शन लड़ने के लिए बेटे को टिकट नहीं मिलने पर सीनियर नेता के एस ईश्वरप्पा काफी नाराज हैं और शिवमोगा में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल नहीं हुए। ईश्वरप्पा के इस कदम से पार्टी को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा और कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण ठुकराने वाले 75 वर्षीय पूर्व उप मुख्यमंत्री ईश्वरप्पा को विभिन्न समुदायों के मठों का दौरा करते देखा गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि 5 न्याय और 25 गारंटी मैनिफेस्टो पर चर्चा। खड़गे बोले देश बदलाव चाहता है। जी हां दोस्तों, यहां पर दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई। कांग्रेस की मीटिंग में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनावी घोषणा पत्र पर चर्चा हुई। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद रहे और बैठक के बाद खड़गे ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हमने कांग्रेस घोषणा पत्र पर गहन विचार विमर्श किया है। मैनिफेस्टो कमेटी ने पहले ही ड्राफ्ट सीडब्ल्यूसी को मंजूरी के लिए भेज दिया था और मीटिंग के दौरान अध्यक्ष खड़गे ने मौजूद नेताओं से कहा कि वो कार्यकर्ताओं से मैनिफेस्टो में शामिल हर मुद्दे को देश के हर गांव को और घर तक पहुंचाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झूठ भ्रष्टाचार की जिस शक्ति के विरोध लड़ रहे हैं पीएम मोदी उसके मुखौटा हैं। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री परिवार। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को मुंबई की रैली में शक्ति के विरुद्ध लड़ाई की उनकी टिप्पणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि वो किसी धार्मिक शक्ति के बारे में नहीं बल्कि अधर्म, भ्रष्टाचार और झूठ की शक्ति के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री पर उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एलोपैथिक दवा का प्रभाव मामला, सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को किया तलब। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। एलोपैथिक दवा प्रभाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को तलब किया है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और बाबा रामदेव से पूछा कि क्यों न कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाए। अदालत ने कहा कि पहली नज़र में दोनों ने कानून का उल्लंघन किया है और इस मामले में अब अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा से मचा हड़कंप, 16,000 करोड़ हुए इधर से उधर और अब आगे क्या होगा। अब तक आई हर डिटेल
डिटेल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा शब्द जो पिछले कुछ दिनों से शायद हर किसी की जुबान पर है। आखिरकार करीब 6 साल बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का सच सबके सामने आ गया है, लेकिन ये सच इतनी आसानी से सामने नहीं आया है। राजनीतिक पार्टियों को चुनावी बॉन्ड के जरिए मिले डोनेशन को सार्वजनिक करने के लिए देश की शीर्ष अदालत को एक्शन लेना पड़ा और भारत के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कई बार फटकार लगी और आखिरकार एसबीआई द्वारा दिए गए डाटा को चुनाव आयोग ने 14 मार्च 2024 को पहली बार अपनी वेबसाइट पर शेयर किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। टीचर की हत्या से प्रदेश के शिक्षकों में उबाल, यूपी बोर्ड कॉपी चेकिंग का किया बहिष्कार। अखिलेश यादव बोले शिक्षा मंत्री हो तो जाग जाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में मामूली विवाद में सिपाही ने अपनी कार्बाइन से टीचर को गोली से भून दिया, जिससे उसकी मौत हो गई और इस घटना के बाद यूपी के टीचरों का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और उनके प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंच गए हैं और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। आज तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।